MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज राष्ट्र सर्वोपरि में नेताओं के दामाद, नेताओं के बेटे कैसा काम कर रहे हैं ये आपको बताना बहुत जरूरी है। आज आपके लिए कहां पर पूर्व सीएम पहुंची और तुरंत रोड बन गई ये भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आपको बताऊंगा पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को दुनिया भर में कैसे संदेश दिया है। आज आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर आपके घर में भी पहुंचने वाला है। आज की पहली बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं। रेव पार्टी में पहुंच गया नेताजी का दामाद। सोचिए, नेता जिन्हें आप वोट देते हैं, नेता जो समाज में अच्छे काम करने के लिए कहते हैं कि हम तो सेवा भाव से काम करने आए, उन्हीं के परिवार में अगर ऐसे नशेबाज होंगे तो उनका क्या किया जाएगा। आज उसकी पूरी फिल्म आपको बताने वाला हूं। यह सिर्फ नशेबाजी में शामिल नहीं था, बाकायदा इसने तैयारी की थी और एक नहीं कई लोग पहुंचे हुए थे पार्टी में। और आजकल एक बात आपसे कहना चाहता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि बड़े शहरों में विशेष तौर पर एक चलन शुरू हो गया है पार्टीज का। अभी थोड़े दिनों पहले आपको याद होगा खबरें चली थी, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं कई जगह पर पहुंचे हुए हैं, वो तरह तरह का नशा कर रहे थे। कोई इंजेक्शन लगा रहा है, कोई कोकेन ले रहा है, कोई हेरोइन ले रहा है, ये सब अवैध हैं। सोचिए जरा आप। और इतना ही नहीं, इतने से भी इन लोगों का मन नहीं भर रहा तो कोई सांप से कटवा रहा है। बताइए आप, स्नेक बाइट। अब अगर ऐसा देश में चलेगा तो आप बताइए ये हमारे देश के लिए अच्छा है या बेकार है। ये बेकार ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं भी तो यही कह रहा हूं, ये बेकार है, लेकिन इसको ठीक कौन करेगा बताइए जरा। आपको लगेगा सरकार है, नेताजी हैं, विधायक हैं, ये ठीक करेंगे, इनको जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि हमने इन्हें वोट दिया है। लेकिन सोचिए जरा, उन्हीं का दामाद अगर इसमें शामिल होगा तो आप कहां जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, राष्ट्र सर्वोपरि बनाना है तो आपको और हमें साथ आना होगा। इन पर भरोसा ठीक नहीं है। मैं सारे नेताओं की नहीं कह रहा, कुछ अच्छे भी हैं, काम भी करते हैं, लेकिन कुछ अगर काम नहीं करेंगे तो उनको दिखाऊंगा राष्ट्र सर्वोपरि। और आज ऐसी ही खबर आपके लिए लेकर आया हूं। लेकिन बता दूं, एक नेता नहीं है, दो नेताओं की खबर है। पहले नेताजी के दामाद की खबर आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि ये नेताजी के दामाद रेव पार्टी में नशा लेकर पहुंचे। पूरी व्यवस्था इनकी थी, वक्त रहते पुलिस ने इन्हें धर दबोचा, गनीमत रही। सोचिए जरा आप, कितने लोगों को ये नशे के जाल में अब तक फंसा चुके हैं। 29 जुलाई तक नेताजी के दामाद और उनके जो साथी हैं पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन कैसे पुलिस ने इस रेव पार्टी का खुलासा किया, कैसे पुलिस ने नेताजी की सच्चाई, उनके दामाद की सच्चाई को सामने ला दिया है, यह आपको जरूर देखना चाहिए। क्योंकि ये लोग हमारे लिए दीमक से कम नहीं है। क्योंकि अगर इन लोगों को नहीं पकड़ा तो राष्ट्र सर्वोपरि नहीं बन पाएगा। दिखाता हूं आपको कैसी कार्रवाई। ये राजनीति भी बड़े गजब चीज है। संविधान की शपथ लेकर नेता कुर्सी संभालते हैं, लेकिन जब बारी काम की आती है तो इनमें बहुत ही कम ऐसे निकलते हैं जो अपनी शपथ को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। नहीं तो ये नेता हो या इनके परिवार के सदस्य अक्सर गैर कानूनी काम करते ही पकड़े जाते हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने हाउस पार्टी की आड़ में चल रही रेव पार्टी पर छापा मारा तो फिर इसका राजनीतिक कनेक्शन सामने आ गया। पुलिस ने इस पार्टी से कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिलाएं और 5 पुरुष हैं। लेकिन इन आरोपियों में सबसे चौंकाने वाला नाम है एनसीपी शरद पवार के नेता एकनाथ खड़से के दामाद प्रांजल खेवलकर का, जो उस रेव पार्टी में रंगे हाथों पकड़े गए।
जो पुणे में चल रही थी। जब पुलिस की टीम ने छापा मारा, उस वक्त पार्टी में तेज म्यूजिक, नशा और दूसरी गैर कानूनी गतिविधियां चल रही थी। वहां से पुलिस ने गांजा, बड़ी मात्रा में शराब और हुक्का जैसे नशीले सामान को बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2.7 ग्राम कोकेन और 70 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही उनके पास से पुलिस को 41 लाख रुपए भी मिले हैं। सभी बरामद सामग्री को जब्त कर लिया गया है और जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत आगे की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन दामाद की गिरफ्तारी पर एकनाथ खड़से इसे राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं। ये वातावरण देखकर जो हम लोगों ने बार बार प्रश्न उठाए, उसका उत्तर न देते हुए इसमें कोई ये ट्रैप लगा के तो नहीं किया, ये शंका मुझे है। पुलिस छानबीन कर रही है, पुलिस भी उनकी है। अगर एक राजनीतिक परिवार के लोग ही गैर कानूनी काम करते पकड़े जाएंगे तो फिर देश की जनता इनसे क्या सीखेगी? आखिर ये जनप्रतिनिधि किस बात के हैं? पहले तो गलत कामों में शामिल होते हैं और फिर अगर गलती पकड़ी जाए तो बचाव में उतर जाते हैं। लेकिन एकनाथ खड़से जो पुलिस की कार्रवाई को राजनीति मकसद बता रहे हैं, उन्हें ये बिल देख लेना चाहिए जिस पर साफ साफ उनके दामाद और आरोपी प्रांजल खेवलकर का नाम लिखा है। इससे साफ होता है कि होटल के कमरा नंबर 101 और 102 में रेव पार्टी चल रही थी और पार्टी को 2 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। लेकिन 26 जुलाई को इसका भांडा फूट गया। प्रांजल ने कमरों के लिए 2,800 रुपए और 10,357 रुपए का भुगतान किया। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि इस पार्टी में आयोजन करता और कौन कौन शामिल था। इस पूरे मामले में दूसरे लोगों की भूमिका की पड़ताल भी की जा रही है। वहीं ये मामला सामने आने के बाद बीजेपी की प्रतिक्रिया भी आ गई है। तर जावायला कसं होतं की लहान मुलं आहे ना की त्याला उचलून घेऊन गेलं रात्री 3 वाजता 4 वाजता मी बघतो 3 वाजता रेट झाली, कोणी सांगतं 2:30 वाजता वेगळे 4 वेगळे वेळ आहेत, असं कसं होईल? पण तरी पण मला काही त्या संदर्भामध्ये मला काही वेगळं म्हणणं नाहीये, पण या संदर्भामध्ये मला वाटतं चौकशी झाली पाहिजे आणि जे काही दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। रेव पार्टी में नशीली सामग्री के साथ राजनीतिक परिवार के सदस्य का मिलना कई सवाल खड़े करता है। जो गलत है उसे गलत कहना होगा। बचाव में गलत को बढ़ावा मिलता है, इसे ऐसे ही नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि यहाँ सवाल राष्ट्र का है। देश के युवा नशे की लत में जाते चले जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सुधार की शुरुआत खुद से करनी होगी। कहानी खत्म नहीं हुई है। ये तो नेताजी के दामाद है, देख लिया ना आपने, कमरा नंबर 101, 102 जगह जगह बुक कर लिया। रसीद भी मैंने आपको दिखा दी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब बारी है नेताजी के बेटे। ये जो खबर मैंने आपको दिखाई ये तो महाराष्ट्र के पुणे की दिखाई, लेकिन अब आपको लेकर चलता हूं इंदौर, जहां पर एक नेताजी का बेटा ड्रग का धंधा कर रहा है। सोचिए जरा, एक नेता का दामाद ड्रग्स और तरह तरह के नशे के साथ पार्टी आयोजित करता है और इधर बेटा नेताजी का ड्रग्स का धंधा कर रहा है। ये हमारे देश के नेता हैं, इसलिए मैंने कहा कि इनकी सच्चाई जरूर आपको सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। राष्ट्र सर्वोपरि में दिखा रहा हूं आपको। मध्य प्रदेश के इंदौर के एक नेताजी हैं, उनका बेटा ड्रग्स लेकर जा रहा था। सोचिए आप, पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन जब पुलिस ने पकड़ा, साथ में मैडम भी थी कोई, पुलिस ने जब पकड़ा तो क्या करेगा? आपको अगर पुलिस पकड़ ले तो आप क्या करेंगे बताइए? अगर आप ड्रग वगैरह के धंधे में हो तो क्या करेंगे? आप रुक जाएंगे। बड़े से बड़े अपराधी और आरोपी रुक जाते हैं, लेकिन नेताजी के बेटे पर सत्ता का नशा सवार था, पिताजी की हनक थी, तो गाड़ी चढ़ाने लगा। आप सोचिए जरा, पुलिस वाले रोक रहे हैं, पुलिस वालों को पता है कि ये ड्रग्स वगैरह लेकर जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जब पुलिस ने इसे रोका तो ये उन पर गाड़ी चढ़ाने लगा। सोचिए आप सर, पहला तो ये ड्रग्स का धंधा कर रहा है, दूसरा ये पुलिस जब रोक रही है तो गाड़ी चढ़ा रहा है। बताइए जरा, इन लोगों का क्या करेंगे हम? ऐसे हम राष्ट्र सर्वोपरि बनाएंगे? लेकिन आप चिंता मत करिए, ऐसे जितने भी नेता हैं और इनके जितने भी बेटे हैं, उन सब की खबर हम दिखाएंगे, क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। नेताजी के दामाद की पार्टी आपने देख ली, अब कैसे सत्ता सवार हो गई है नेताजी के बेटे पर और पुलिस पर गाड़ी चढ़ा रहा है, ड्रग्स का धंधा कर रहा है, वो आपको जरूर देखना चाहिए। ये वीआईपी कल्चर भी बड़े ही कमाल की चीज है।
घर का कोई सदस्य किसी ठीक ठाक ओहदे पर पहुंच जाए तो कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो ये सोचने लगते हैं कि अब तो पूरी दुनिया ही मुट्ठी में हो गई है। सरकार से लेकर पूरा सिस्टम जैसे इनका गुलाम हो गया है। ये हर कानून से ऊपर हो गए हैं। ऐसा खासकर तब जरूर हो जाता है जब पिता किसी रसूखदार पद पर बैठे हों, और फिर वो तो बात ही अलग अगर पिताजी मंत्री जी, सांसद या फिर विधायक हों। मध्य प्रदेश के इंदौर में बीजेपी नेता कमाल खान के बेटे माज खान के काले कारनामों को देखकर तो यही लग रहा है। मध्य प्रदेश में पुलिस गाड़ियों का चेकिंग अभियान तेजी से चला रही है। इसी कड़ी में इंदौर की सड़कों पर माज खान को भी ड्रग्स की तस्करी के आरोप में जब पुलिस की टीम ने रोका तो नेताजी की बिगड़ैल औलाद ने पुलिस के जवानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी। कार में फंसी बाइक की ये तस्वीरें माज खान की गुंडागर्दी की गवाही दे रही हैं। पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चढ़ाते वक्त उनकी बाइक तो कार में ही फंस गई। पुलिस कर्मी कूद गए पर बाइक कार में ही फंसी रह गई। राहगीरों की मदद से माज की कार रोकी गई तो वो हंगामा करने लगा। वो उल्टा पुलिस कर्मियों पर ही आरोप लगाने लगा, उनके साथ अभद्रता करने लगा। क्या कर रहे हो? अरे हाँ तो पूरी गाड़ी चेक कर लो। और भी माल मिलेगा तो अरे पूरी गाड़ी चेक करो, पूरी गाड़ी चेक करो। मेरे पास कुछ भी नहीं आना चाहिए फोकट की चीज अंदर। पुलिस वाले नहीं आए। सब प्लानिंग है, मालूम है तुम लोगों की। आरोपी माज खान के हंगामे के बावजूद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने जांच पड़ताल जारी रखी। कार की तलाशी शुरू हुई तो कार की पिछली सीट पर एक युवती और संदिग्ध पाउडर मिला, लेकिन बीजेपी नेता कमाल खान का बेटा हंगामा काटता रहा और उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि वो तो जैसे उस लड़की को जानता ही नहीं है। दूर दूर तक उसका उस लड़की से कोई ताल्लुक ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं? ये लड़की को घुसाना जबरदस्ती। वो तो बैठ गए छूटे मत घुसाने का। छूटा मत घुसाना लड़की को। ये लड़की को छूटा क्या घुसा रहे हो तुम लोग? क्या रखवा रहे हो? क्या रखवा रहे हो ये पहले बताओ। आप पूरी गाड़ी। ये हंगामा तो काफी देर तक चलता रहा। पुलिस को जो आरोपी माज खान के महिला साथी के साथ ड्रग्स की डिलीवरी करने जाने की जानकारी मिली थी वो पूरी तरह सही साबित हुई, लेकिन बीजेपी नेता के बेटे ने अपना रसूख दिखाने की ऐसी कोशिश की कि कार रोकने के बजाय पुलिस जवानों पर चढ़ा दी, जिससे उनके पैरों में काफी चोटें आईं। लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया, उस पर केस भी दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि माज खान के पिता को क्या ये नहीं पता था कि उनका बेटा अपने पिता की पोजीशन का फायदा उठाकर गैर कानूनी काम कर रहा है। सवाल ये उठता है कि एक जनप्रतिनिधि के घर में ही कानून के विरुद्ध देश विरोधी काम हो रहे हैं और उससे पता भी नहीं चलता। क्या कमाल खान ने अपने बेटे को ये आदर्श दिए हैं? देश से खिलवाड़ कर माज खान कब तक और कहां तक भाग पाएगा? या माज खान जैसे लोग कब तक रसूख का सहारा लेकर देश से खिलवाड़ करते रहेंगे? ऐसे ही लोगों के खिलाफ सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये संदेश गैर कानूनी कामों में लिप्त हर उस शख्स तक जाए जिसके लिए देश से ज्यादा अपनी जेब है। देख लिया आपने इन्हें, इसलिए मैंने इनकी तस्वीर आपको दिखाई है ताकि आपको पता लगे कि नेता और उनके परिवार वाले क्या क्या कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि सब ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन अगर जो गड़बड़ करेगा तो हम उसका चेहरा जरूर दिखाएंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए एक और खबर लेकर आए। खबर है एक मौलाना साहब की। सबसे पहले आपको बताता हूं, हमारे ग्रंथों में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां नारी की पूजा होती है वहां स्वयं देवीय शक्तियां विराजमान होती हैं, आपके काम में आती है, आपका काम करती है। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है, ये दुनिया जान ले। लेकिन देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो महिलाओं का सम्मान करना जानते ही नहीं है, उनकी घृणित मानसिकता है। तो आज राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाना पड़ेगा इनका। कौन है ये लोग? देख लीजिए, इनका चेहरा देखिए आप, देखते ही आप समझ जाएंगे इनका मानसिक स्तर कहां गर्त में पड़ा हुआ है। अरे महिलाओं को मस्जिद में आप लोग नहीं जाने दे रहे, ये आपकी समस्या है, लेकिन अगर कोई महिला वहां चली जाए, वो भी कोई आम नहीं, मौजूदा सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद, मस्जिद में चली जाए
तो ये लोग घृणित मानसिकता दिखाते हैं, अपनी सोच को बताते हैं ये महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन मैंने जैसा कहा आपसे, महिलाओं की जहां पर भी इज्जत को उछाला जाएगा, उस पर हमला बोला जाएगा, हम राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाएंगे। लेकिन आज मैं मौलाना साहब आपको एक बात कह देना चाहता हूं, चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, वो सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, अखिलेश यादव की पत्नी है, वो सम्माननीय है हमारे लिए। अगर वो सांसद भी नहीं होती, अखिलेश यादव की धर्म पत्नी भी नहीं होती, कोई आम महिला भी होती, और अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते, तब भी मैं आपसे ऐसे ही बात करता, क्योंकि महिला हमारे लिए सम्माननीय है। आपकी समस्या यह है कि आप घृणित मानसिकता से जूझ रहे हैं। आपका मानसिक स्तर पाताल में चला गया है, उसको ऊपर लाना जरूरी है, इसलिए आज आपकी खबर दिखा रहा हूं। और मौलाना साहब ने ऐसी बात कही है जो आप भी सुनेंगे तो कहेंगे ये कहां के मौलाना हैं, इनको कहां धर्म का ज्ञान है। सोचिए जरा, इनकी सोच वैसी है जैसी ईरान की थी। आपको याद है ना, ईरान पहले बड़ा समृद्ध हुआ करता था, वहां पर खुले विचार के लोग थे, लेकिन फिर कुछ विचार ऐसे हावी कर दिए गए कि महिलाओं को पैरों तले रौंदा जाने लगा। और वो प्रदर्शन भी आपने देखे होंगे ईरान में। जो लोग ईरान के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं, पहले खुले विचार थे, लेकिन आज महिलाओं को रौंदा जा रहा है। ये मौलाना साहब की मानसिकता कुछ ऐसी है, लेकिन आज इन्होंने जो बोला है उसके लिए इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। इसलिए आज राष्ट्र सर्वोपरि में इनकी गंदी बात आपको सुना रहा हूं, सिर्फ इसलिए नहीं कि बोला है, ताकि आप इन्हें पहचाने, इनकी सोच को समझें। देखिए जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। डिंपल यादव के लिए इतनी घिनौनी टिप्पणी, इतना विवादित बयान देते हुए भी ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी की जुबान कैसे नहीं लड़खड़ाई। जिस देश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि रखा जाता है, उस देश में रहकर महिलाओं के लिए इतनी गंदी भाषा का इस्तेमाल करने की इजाजत आखिर मौलाना साजिद रशीदी को दी किसने? क्या वो ये भूल गए कि वो किसी इस्लामिक देश में नहीं बल्कि भारत में रह रहे हैं, जहां हर किसी को अपने हिसाब से रहने की आजादी है? इतनी दकियानूसी सोच का आखिर उन्होंने परिचय दे भी कैसे दिया? महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव रखने के बजाय इस तरह की रूढ़िवादी सोच ही तो है जो देश को पीछे धकेल रही है। पहले आप सुनिए रिपब्लिक भारत के खास शो पूछता है भारत में डिबेट के दौरान कैसे मौलाना साजिद रशीदी ने सपा सांसद डिंपल यादव के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। जो मोहतरमा उनके साथ थी, दो औरतें थी, एक तो बिल्कुल अपने मुस्लिम उसमें थी, सर पे दुपट्टा था उनका, सब कुछ था, इकरा हसन जी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। मौलाना साजिद रशीदी ना जाने इसके आगे क्या कुछ कह जाते, वो तो एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। इस तरह की गलत भाषा को उनकी जुबान पर आने से रोक दिया, साफ बता दिया कि रिपब्लिक भारत के मंच पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए। नहीं, आप प्लीज थोड़ा जरा शब्द का जरा इस्तेमाल। मैं इसलिए कह रहा हूं, अंसार भाई को कमेंट्स बीइंग मेड ऑन वुमेन, अंसार भाई को समझाने के लिए कह रहा हूं। नहीं, आप समझाने के लिए बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कोई वैसा नहीं है जैसा आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है, आप वो कह रहे हैं कि वहां पे सर पे कुछ होना चाहिए, आप लोग इससे आगे नहीं, आप फोटो दिखाऊं आपको? आप प्लीज नहीं, ये जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट। नहीं, आई हैव पर्सनल ऑब्जेक्शन टू इट एंड आई विल एक्सप्रेस। यहाँ सवाल साजिद रशीदी से सीधे तौर पर उठता है कि डिंपल यादव ने केवल अपना सिर नहीं ढका, इसके लिए उन्होंने इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने की उनके लिए सोचा भी कैसे? सिर्फ सिर ढकने पर इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल। मस्जिद में अखिलेश यादव की सपा सांसदों के साथ अगर आप इस तस्वीर पर नजर डालेंगे तो साफ देखेंगे कि डिंपल यादव कोई ऐसे वैसे कपड़ों में वहां नहीं पहुंची थी। उन्होंने भारतीय संस्कृति की पहचान कहे जाने वाला परिधान यानी साड़ी पहना हुआ था, जिसे अक्सर महिलाएं त्योहार पर पहनती हैं अपनी संस्कृति की झलक दिखाने के लिए। साड़ी भी ऐसी की कोनी तक ब्लाउज की बाजुएं थी, तन पूरा साड़ी से ढका हुआ था, फिर कैसी आपत्ति?
मौलाना साजिद रशीदी को ये बताना चाहिए कि वो क्या डिंपल को बुर्के में देखना चाहते थे। डिंपल यादव पार्टी की एक बैठक का महज हिस्सा थी। वो वहां किसी मजहबी कार्यक्रम में शिरकत करने नहीं गई थी। यही कारण है कि मौलाना साजिद रशीदी के इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। जब मस्जिद में हमारे गैर मुस्लिम भाई और बहनें तशरीफ लाती हैं तो उससे एक गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग मिलता है। लिहाजा इस टाइप के सवालात रेस करना बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेमाने हैं। अखिलेश यादव ने बेशक मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में रखने के लिए पत्नी डिंपल यादव के लिए इस्तेमाल हुए आपत्तिजनक शब्दों पर भी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनकी पार्टी में मौलाना रशीदी की टिप्पणी की निंदा हो रही है। हम लोग सभी धर्मों का बराबर से सम्मान करते हैं। जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो बहुत निंदनीय हैं। इस तरह की टिप्पणी करना और कहना बहुत शर्मनाक बात है। उनको इसके लिए उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। साजिद रशीदी जैसे मौलानाओं को ये समझना चाहिए कि उनकी जैसी रूढ़िवादी सोच ही देश को आगे बढ़ने से रोकती है। जाति मजहब से बाहर निकलेंगे, देश की आधी आबादी का सम्मान करेंगे, तभी देश की तरक्की में अपना योगदान दे पाएंगे, राष्ट्र के नाम कुछ कर पाएंगे। और मैं आज एक बात कहूंगा, अखिलेश यादव जी आपको भी इस पर बोलना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हाल ही में अभी यादव कथावाचक के साथ जब कोई घटना घटी तो सभी ने आवाज़ उठाई थी। अब तो डिंपल यादव के बारे में ऐसी बातें कही जा रही है। मुझे लगता है कि आपको इस बारे में बोलना चाहिए और अपना स्टैंड बताना चाहिए ताकि संदेश अच्छा जाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करूंगा ऑपरेशन सिंदूर। आपके बच्चे जब स्कूल जाते हैं तरह तरह की बातें पढ़ते हैं, तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं उनके, और इसमें वो मन लगा के पढ़ाई करते हैं। लेकिन कुछ कहानी कविताएं ऐसी होती हैं जो आपके दिमाग में, दिल में बस जाती हैं। ये आपके साथ भी हुआ होगा। आपको पक्का मैं लिख के दे सकता हूं एक बार कि आपको बचपन में स्कूल में कोई कविता आपने पढ़ी होगी किताब में, या कोई चैप्टर ऐसा होगा जो आपको आज भी याद होगा। आप जब सोचते होंगे अपने बचपन के बारे में तो उस चैप्टर, उस कविता, उस कहानी के बारे में सोचते होंगे। क्यों सोचते हैं पता है आपको? क्योंकि वो कहानी या किस्सा आपको कुछ सीख देता है, आपको कुछ सिखाकर जाता है, अच्छा लगता है, इसलिए आप उसे याद रखते हैं। लेकिन अब जो आने वाली पीढ़ी है उसे कहानी और किस्से नहीं, उसे विजय गाथा, सिंदूर गाथा याद रखनी है। वो सिंदूर गाथा जब हमने पाकिस्तान के सीने पर चढ़कर आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर दिया था, जहन्नुम पहुंचा दिया था, 72 गुरों के पास पहुंचा दिया था। उन आतंकवादियों को हमारी सेना ने कैसे मारा, उन आतंकवादियों को हमारी ब्रह्मोस ने कैसे नेस्तनाबूद कर दिया, ये अब हमारे बच्चे पढ़ेंगे। आप बताइए पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? अरे मैं तो कहता हूं पढ़ना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाने की तैयारी सरकार ने कर ली है और आज तो पीएम मोदी ने ऐलान भी कर दिया है। राजनाथ सिंह ने भी बोला है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। और ये भी बता दूं मैं, अगर आपका बच्चा ऑपरेशन सिंदूर पढ़ेगा तो जब आप उसे साथ में पढ़ाई करवाएंगे ना, तो आप भी उस ऑपरेशन सिंदूर की गाथा पढ़ेंगे और आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि में यह खबर दिखा रहा हूं ताकि आने वाली पीढ़ी, भारत का हर बच्चा जान सके कि हमने पाकिस्तान को घर में घुसकर कैसे मारा था। देखिए क्या तैयारी है। आज का भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु की धरती से पीएम मोदी ने एक बार फिर राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत दुश्मन को उसी के लहजे में जवाब देना जानता है। अब यही पाठ देश के युवा भी अपने सिलेबस में पढ़ेंगे।
क्योंकि यही बच्चे तो आगे चलकर देश का भविष्य बनेंगे। इन्हीं में कोई अग्निवीर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई वैज्ञानिक, कोई सैनिक। ये सब अलग अलग वर्गों में देश के लिए काम करेंगे और जब देश के विकास में ये अपना योगदान देंगे तो इन्हें ये पता होना चाहिए कि भारत की रक्षा रणनीति, कूटनीतिक प्रतिक्रिया कितनी मजबूत है। इसलिए एनसीईआरटी ने स्कूली किताब में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल 2 भागों में होगा। पहला क्लास 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा, दूसरा कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। दुश्मन के खिलाफ भारत और सशस्त्र बलों की उपलब्धियों का बखान 8 से 10 पेज के मॉड्यूल में किया जाएगा। एनसीईआरटी के फैसले का कई राजनेता स्वागत कर रहे हैं क्योंकि इससे बच्चों में देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। देश की ताकत, देश के इतिहास को पढ़ेंगे तो आगे की रणनीतिक समझ भी उनमें बढ़ेगी। मिशन सिंदूर ये केवल एक मिशन नहीं है, देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला, देश को स्वाभिमानी बनाने वाला और देश की रक्षा को पुख्ता बनाने वाला ये मिशन रहा है। इसके कई लर्निंग्स भी है, इससे भारत की कैपेबिलिटी भी दुनिया को दिखी है, इसलिए इसको अगर हम लोग और आगे ले जाए अलग अलग प्रकार से तो बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर भारत की विजय गाथा है, भारत की वीर सेना के शौर्य की, साहस की, अदम्य साहस का प्रकटीकरण है। वो भारत की स्वदेशी तकनीक का प्रदर्शन है। ये अपने आप में प्रेरणा की गाथा है। हर बच्चे को ये पढ़ाई जानी चाहिए। एक तरफ बच्चे अब एनसीईआरटी के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा पढ़ेंगे तो पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि आतंकवादियों के लिए दुनिया में कोई भी कोना अब सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों का कहीं भी खात्मा किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। ये पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई चेतना जगाई है, नया आत्मविश्वास पैदा किया है और दुनिया को भी भारत की शक्ति को स्वीकार करना पड़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह आतंकवाद और उसके पनाहगार को जवाब दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा। अब जब बच्चे सिंदूर की विजय गाथा को अपनी किताबों में पढ़ेंगे तो इससे भारत मजबूत होगा, भारत का हर वर्ग आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, क्योंकि आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह देश एकजुट हुआ था उसी तरह आगे भी हर एक नागरिक के लिए राष्ट्र सर्वोपरि रहेगा। तो ये अच्छी बात है, हमारे बच्चे भी इस गाथा को पढ़ें। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज राष्ट्र सर्वोपरि में एक और खबर दिखा रहा हूं जो आपको गुस्से से भर देगी। इसलिए कह रहा हूं, मैडम जी के लिए सड़क बन गई, पूर्व सीएम है। दरअसल समस्या हमारे देश की पता है क्या है? नेता जितना बड़ा होता है, जितनी बड़ी पोजीशन पर होता है, उसके आव भगत में उतने ही लोग लगते हैं और ऐसा ही इस केस में हुआ है। आपको पता है ना, राजस्थान के झालावाड़ में कैसे मासूम बच्चों की जिंदगी चली गई क्योंकि स्कूल में बैठ के वो पढ़ रहे थे और ऊपर से छत गिर गई। छत बनाने का समय नहीं है अधिकारियों के पास, स्कूल में मरम्मत का काम नहीं कर रहे हैं, ये पैसा खा रहे हैं और जब मैडम जा रही हैं अपने क्षेत्र में तो टेम्परेरी सड़क बना दे रहे हैं रातों रात। बताइए जरा। इसलिए मैंने कहा कि नेताओं के आव भगत करने वाले कई सारे हैं, कुछ युवा कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ फोटो खिंचाते हैं बगल में खड़े होकर और नेताजी की जय जयकार करते हैं, और कुछ अधिकारियों से भी आज मैं कुछ कहना चाहता हूं। ये अधिकारी जो हैं ये अपनी पोस्टिंग और काम को भूलकर नेताओं के आव भगत में लग जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता ये कर क्या रहे हैं। इनको लगता है कि मैं सड़क बना दूंगा, पूर्व मैडम आ रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो नंबर बढ़ जाएंगे। आप ये नंबर बढ़ाने का काम छोड़ दीजिए, थोड़ा काम करिए जनता के लिए। अगर आप ठीक ढंग से काम कर रहे होते तो मासूम बच्चों की जिंदगियां नहीं जाती। और आज मैं बताऊंगा इन अधिकारियों ने कैसे रातों रात सड़क बना दी है। आप लोग भी चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, गुस्से से भर जाएंगे और पूछेंगे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बन रहा और पूर्व मुख्यमंत्री आ रही हैं तो आप तुरंत रोड बना देंगे। देखिए जरा इन लोगों ने क्या किया। शांत हुई।
एक तरफ अधिकारी, दूसरी तरफ नेता और बीच में जनता। देश में इस चक्की के दो पत्थरों के बीच में जो पिस रहा है वो केवल जनता ही है। अधिकारी ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, अपने बैंक अकाउंट और अपनी जेबें भर रहे हैं, और नेता लग्जरी गाड़ियों के साथ वीवीआईपी काफिले में चल रहे हैं, लेकिन इसका खमियाजा जनता और उसके मासूम भुगत रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी सिस्टम की लापरवाही ने 7 बच्चों की सांसों को रोक दिया। किसी ने अपना बेटा खोया तो किसी ने अपनी फूल सी बेटी को खो दिया। कुछ घर ऐसे भी जिनके दोनों बच्चे अब इस दुनिया में नहीं। जो घर 2 दिन पहले तक हंसी ठिठोली और खिलखिलाती आवाजों से गूंजते थे, वो गहरे सन्नाटे में डूबे हैं। लेकिन नेताओं को इससे क्या? जिस अस्पताल में बच्चों को स्ट्रेचर तक नहीं मिला, वहां वसुंधरा राजे के लिए वीवीआईपी इंतजाम किए गए थे। राजे के लिए नई सड़क बनाई जा रही थी, और ये राजस्थान प्रशासन की लापरवाहियों पर डामर की पट्टी बिछाई जा रही है। ये नौकरी बचाने के लिए अपनी लापरवाही छिपाई जा रही है। माननीय को कोई परेशानी ना हो, इसलिए नई सड़क बनाई जा रही है। माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि यहाँ की 2 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो घायलों से, बच्चे जो घायल हुए हैं उनसे, उनके परिजनों से मिलने हॉस्पिटल आती हैं। लेकिन हॉस्पिटल की स्थिति क्या है? यहाँ पर रोड नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पर बीच से रोड सीवरेज के लिए काटी गई थी, यहाँ पर गड्ढा था। चूंकि वसुंधरा राजे सिंधिया का काफिला वहाँ से आना था, और पीछे दूसरी तरफ जहां आप देखेंगे वहां पर बच्चे एडमिट थे, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को और उनके कारकेड को किसी तरह से दिक्कत ना हो, इसलिए प्रशासन ने आनन फानन में यहां पर रोड बना दी, एक टेम्पररी रोड। सुना आपने, एक टेम्पररी रोड। राजस्थान प्रशासन को जर्जर भवनों की चिंता नहीं है। हादसा हो तो हो, बच्चों की मौत हो जाए तो हो जाए, जनता परेशान हो तो हो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मैडम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह भी कोई छलावा ही निकला। असल में तो राजे के जाने के बाद उसे भी बंद कर दिया गया। ये रोड जब वो यहाँ से चली गई, तो ये जो मुरम है एज इट इज यहाँ पर छोड़ दी। टेम्पररी जो गड्ढा भरना था, रोड बनानी थी, उसका काम जैसा का तैसा छोड़ दिया। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रशासन का और सरकार का दोहरा रवैया क्या है। ये तस्वीरें देखिए, जो काम चल रहा था वो जैसा का तैसा कारकेड के जाने के बाद, वसुंधरा के जाने के बाद यूं ही छोड़ दिया जाता है। मरीजों को दिक्कत हो, उनके परिजनों को दिक्कत हो, सब वाहन को दिक्कत हो, एम्बुलेंस को दिक्कत हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल झालावाड़ का हाल नहीं है, पूरे राजस्थान का हाल यही है। पूरे राजस्थान में झालावाड़ जैसी मौत की इमारतें खड़ी हैं, और ये 4 तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। झालावाड़, राजसमंद, नागौर, धौलपुर, कोटा, हर जगह हालात खराब हैं, और इन जर्जर स्कूलों की छत के नीचे बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल ये कि जो जनता वोट देकर इनको माननीय बनाती है, जो जनता इनको अपनी सेवा के लिए गद्दी पर बिठाती है, जो जनता करोड़ों का टैक्स जमा करती है, उसी जनता को वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिलता? क्यों जनता के लिए सुविधाओं का पिटारा नहीं खोला जाता? और क्यों गरीबों को अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा का अधिकार नहीं मिलता? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे घुसपैठियों की। और राष्ट्र सर्वोपरि में जब से आपने और हमने बीड़ा उठाया इन घुसपैठियों को भारत से भगाने का, हमारी मुहिम काम कर रही है। दर्शकों, आप कहेंगे कैसे काम कर रही है? आज आपको तस्वीर दिखाऊंगा। अलग अलग राज्यों में ये घुसपैठिए घुस गए हैं, ये मैंने आपको कल दिखाया था। और जब राष्ट्र सर्वोपरि हमने शुरू किया था, तब भी इन घुसपैठियों की बात की थी। तब से लेकर अब तक इन घुसपैठियों में खलबली मच गई है, क्योंकि पुलिस काम कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, इनके कागज देख रही है। इनके पास कागज है नहीं, क्या करें? ये भाग रहे हैं, ये अपने बोरिया बिस्तर बांध कर भाग रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि वाकई ये घुसपैठी हैं, तो मैं कह रहा हूं कि हाँ, ये घुसपैठी हैं, क्योंकि जिसके पास कोई कागज ही नहीं है, अगर है तो दिखा दे और रहें आराम से, कौन मना कर रहा है? लेकिन जब आपके पास होगा ही नहीं तो आप दिखाओगे क्या? ऐसा ही हो रहा है घुसपैठियों के साथ। लेकिन कैसे?
इन घुसपैठियों को देश से बाहर भगाया जा रहा है। आज आपको दिखाऊंगा और आज आप ये भी देखिए कि कुछ तो ऐसे हैं जो डर के मारे कांपने लगे हैं और खुद ही भारत छोड़कर भाग रहे हैं। देख लीजिए। भारत जितनी लड़ाई सरहद पार पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से लड़ रहा है, उतनी ही लड़ाई देश के अंदर बैठे गद्दारों और घुसपैठियों से लड़ी जा रही है। देश के अंदर घुसपैठियों की पूरी फौज है और उनको चुन चुन कर अब ढूंढा जा रहा है। देश के कई शहरों में ऑपरेशन ढाका चलाया जा रहा है। घुसपैठ कर छिपने वाले बांग्लादेशियों को खोज कर बाहर निकाला जा रहा है। गुड़गांव में भी बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी आ गए, जिनको पकड़ने का काम गुरुग्राम पुलिस ने शुरू कर रखा है। पिछले दिनों करीब 200 बांग्लादेशियों को शक के तौर पर पुलिस ने पकड़ा, जिनमें से लगभग 10 बांग्लादेशी थे। उन्हें डिपोर्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, तो कुछ खुद ही वापस जाने के लिए सामान पैक कर चुके हैं। जो आप छोटे छोटे घर देख रहे हैं बने हुए, यहाँ पे सभी जो है बंगाली लोग यहाँ पे रहते हैं। पुलिस की टीम यहाँ पे पहुँचती है, सभी के दस्तावेज चेक करती है। हालांकि जो बांग्लादेशी पाया जाता है उसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। अब फिलहाल आलम ये बन चुका है कि लोग जो है परेशान होकर यहाँ से अपना सामान बांधकर वापस जाने को मजबूर हो चुके। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 49 के बंगाली मार्केट कॉलोनी में करीब 1000 बांग्लादेशी घर हैं, जिनमें करीब 5000 लोग रहते हैं। ये लोग कूड़ा बीनने, घरों में काम करने और साफ सफाई का काम करते हैं। गुरुग्राम पुलिस और इमिग्रेशन विभाग ने हाल ही में उन इलाकों में छापेमारी की जहां बड़ी संख्या में नौकर और कंपनियों में काम करने वाले रहते हैं। शक जताया जा रहा है कि इनमें से कई लोग अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, खासकर बांग्लादेश और म्यांमार से आए प्रवासी। पुलिस की इस कार्रवाई से गुरुग्राम में रहने वाले बांग्लादेशियों में डर का माहौल है और सेक्टर 49 गुरुग्राम की बंगाली मार्केट इलाके में रहने वाले सैकड़ों घुसपैठिए घर में ताला लगाकर जा चुके हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस जो है ड्राइव ज़रूर चला रखी है। वेस्ट बंगाल के जो लोग हैं उनको भी साथ मारपिटाई कर रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। और आलम ये बन पड़ा है कि लोग जो हैं अपने घर को यहाँ से बंद करके वापस लौट चुके हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, ज़्यादातर के जो यहाँ छोटी छोटी जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं, यहाँ पे सब पे ताले लगे हुए हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और लोग ज़्यादातर जो है यहाँ से अपने घर को बंद करके, रोजगार बंद करके यहाँ से वेस्ट बंगाल वापस लौट चुके हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस आती जरूर है, लेकिन हमारे दस्तावेज चेक नहीं करती, बल्कि थाने में ले जाकर पिटाई करती है, फिर छोड़ देती है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी दुकानें जो हैं यहाँ पर बंद नज़र आ रही हैं। वजह यही है कि जो लोग यहाँ पे रहते थे वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले थे। उनका यही कहना है कि पुलिस यहाँ पर आई थी, सबके डॉक्यूमेंट चेक किए गए। जो बांग्लादेशी था उनको यहाँ से ले जाया गया, जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला था उनको भी यहाँ से ले जाया जाए, उनके साथ मारपिटाई की गई। और यही कारण है कि जो लोग हैं डर के कारण अपनी दुकानें यहाँ से बंद कर वापस लौट चुके हैं। ये दुकानें बंद क्यों हैं? ये सब बढ़ रहा है भाग्य जी, सब घर क्यों? वो पुलिस वाले आवे थे जी, सीआईए वाले उठावे थे इनको और इनकी पिटाई उटाई करे थे और उसके डरियाए सारे निकल गए जी। फिर बांग्लादेशी को पकड़ रहा है तो वो चुन रहा है, पेपर देख रहा है, देखना भी चाहिए ना। लेके जाता है, मारता है, कहाँ रखता है नहीं पता। यही वजह है कि बंगाली मार्केट के लगभग हर घर में अब ताले लग गए हैं। लगभग सभी लोग यहाँ से पलायन कर गए और वापस बंगाल या फिर बांग्लादेश चले गए। लेकिन राष्ट्र सर्वोपरि में सवाल यही कि आखिर आना क्यों पड़ रहा है? पहले झोपड़ी, फिर धीरे धीरे पक्का मकान, फिर पूरी तरह से कब्जा और फिर अपराध की दुनिया में कदम रखना। देश के अंदर घुसपैठिए यही कर रहे हैं। बंगाल में हिंदुओं को मारा जा रहा है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है और आज हम इनको यहाँ घर, रोटी, रोजगार की व्यवस्था दें। आखिर क्यों? राष्ट्र सर्वोपरि में यही सवाल है जिस पर आपको सोचना है, क्योंकि अगर घुसपैठिए आपके इलाकों में आ गए तो देश सर्वोपरि नहीं बन पाएगा। इसलिए देश सर्वोपरि बनाना है तो घुसपैठियों को भगाना ही होगा। देखा आपने, राष्ट्र सर्वोपरि में हमारी ये मुहिम काम कर रही है। हम लगातार अलग अलग राज्यों से इस तरह की जब भी खबरें आती हैं आप तक पहुंचाते हैं और आपसे भी लगातार ये कहते हैं कि अगर आपकी भी नज़र में कुछ संदिग्ध है तो आप हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। राष्ट्र सर्वोपरि में हम वो जानकारी देश के सामने लेकर आएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि आखिर उनके इलाके में या अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में कैसे घुसपैठिए अपना जाल बिछा रहे हैं। और देश के अंदर जो गद्दार बैठे हुए हैं, जो इन घुसपैठियों की मदद करते हैं, इनके फर्जी कागज बनवाते हैं,
उनको भी सावधान और सचेत रहना होगा, क्योंकि अगर वो पकड़ा गए, उनकी पोल खुल गई, तभी हमारी मुहिम कामयाब रहेगी। इसलिए आपको और हमें मिलकर काम करना होगा। फिलहाल राष्ट्र सर्वोपरि में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आप जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, आप जिस गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, उससे जुड़ी हुई एक खास जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं, वो आपको दिखाते हैं। आ गया है Realme 15 सीरीज 5G 50 मेगापिक्सल 4K 60 FPS कैमरे के साथ। इसमें है AI एडिड जीनी, जो करे फोटोज ट्वीक वॉइस कमांड से, और इसका AI पार्टी मोड लो लाइट में भी फोटोज ले शानदार। Realme 15 सीरीज 5G, स्टाइलिश भी, स्मार्ट भी। मैं राष्ट्र सर्वोपरि की बात करूंगा। मेरे रग रग में राष्ट्रवाद है। हर खबर के पीछे राष्ट्रहित होता है। मैं उस राष्ट्रहित की बात करूंगा। देखिए मेरे साथ राष्ट्र। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH